Good morning everyone. Up to now what we discussed? We are discussing about the genetic material, that is the search for the genetic material. Understood? और उसमें हमने किसके बारे में हमने टू प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, which is one is the transforming principle and other is the biochemical characterization of the transforming principle. Means transforming principle में हमने ये जाना कि something is there, means genetic material है जो एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफर होता है, बट उसका बायोकेमिकल नेचर हमें नहीं पता चला. ठीक है. सो इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट मीन्स द सेकेंड प्रिंसिपल मीन्स बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, उसमें हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो बायोकेमिकल सब्सटेंस मिला था उसके सब्सटेंस वो किससे बना हुआ है उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया. बट टुडे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड और भी आगे बढ़ेंगे कि उसके बारे में जानेंगे. और आज हम जानेंगे कल का जो वेरिएशन था, मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए की सर्च थी वो पहुंची तो थी राइट नोट पे, एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट भी आया था, लेकिन क्या था वो नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था. Today we are going to discuss about the experimental proof and universally acceptance law, that is the genetic material is DNA. जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है आज हम उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ उसके बारे में जानेंगे किस एक्सपेरिमेंट द्वारा वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट हुआ था बाय ऑल द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड द्वारा एक्सेप्ट किया गया था. क्या हुआ था? द unequivocal proof that the DNA's genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Shays in 1952. They worked with viruses that infect bacteria called bacteriophage. ये जो रिजल्ट आया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, किसके द्वारा आया? ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा आया. किसके एक्सपेरिमेंट? अल्फ्रेड हर्शी और मार्टा चेस ने एक्सपेरिमेंट किया. किस पे किया? वायरसेस पे किया. कब किया? 1952 पे. 1952 में किस वायरस पे किया? बैक्टीरियोफेज पे किया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ध्यान से देखा और पाया कि बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरिया से अटैच होके अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर छोड़ देता है और फिर क्या करता है? फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर वो वायरल जेनेटिक मटेरियल जो होता है मीन्स जो उसका जीन्स होता है वो सब्सिक्वेंटली मैच्योर, मतलब उसके अंदर फिर डिवीजन करके म्यूटेशन करके वो फिर न्यू वायरस के कंपोनेंट्स को बनाता है. अंडरस्टूड हियर? Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria. फिर हर्शी और चेस ने क्या किया? उस चीज़ पे वर्क किया. किस पे? कि जो वायरस से बैक्टीरिया में चीज़ इंटर की है, जो जेनेटिक मटेरियल इंटर हुआ है वो है क्या? वो डीएनए है या प्रोटीन है? फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वो वायरस को थे उन्होंने उनको दो मीडियम में ग्रो किया. एक वायरस को उन्होंने सल्फर 35 मीडियम में ग्रो किया जो क्या था, एक वायरस को उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया एंड सम अदर्स ऑन द कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर, दूसरे को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया. और क्या पाया? उन्होंने फिर पाया कि वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए. जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किए हैं उन्होंने उनमें देखा कि उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए मौजूद है, और वहीं जो वायरसेस रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो हुए थे उनके पास कोई प्रोटीन बट नॉट रेडियो, उनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था जो फॉस्फोरस में ग्रो किए थे. बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट. क्यों? क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फोरस तो होता है, फॉस्फेट होता है, लेकिन कोई प्रोटीन नहीं होता है. सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, उसी तरह उन वायरसेस के पास क्या था जो सल्फर में ग्रो हुए थे उनके पास क्या था? उनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन मौजूद थी लेकिन नो रेडियो एक्टिव डीएनए. इनके पास कोई रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि डीएनए के पास सल्फर नहीं होता है. फिर उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करवाया किस पे? इश्चेरिशिया कोलाई, जो बैक्टीरियल सेल है उस पर इन्फेक्शन करवाया और इन्फेक्शन करवा के देखा. इन्फेक्शन के बाद जो वो इन्फेक्ट कर गए मीन्स अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिए. फिर उनके अंदर ब्लेंडिंग हुई मीन्स उनका जीन सब उनके अंदर आ गया और ये जो स्ट्रक्चर्स थे उनके बॉडी से अलग हो गए. बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल से अलग हो गए, उसे ब्लेंडिंग प्रोसेस में डाला. फिर सेंट्रीफ्यूज करके मीन्स जो कंटेंट्स बैक्टीरियल सेल के पास ही थे उन्हें कम्प्लीटली अलग कर दिया. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या किया? बैक्टीरियल सेल्स जो ये वायरस के कंपोनेंट्स थे उनको कम्प्लीटली अलग किया और फिर क्या पाया?
फिर लास्ट में रिजल्ट आया कि जो बैक्टीरिया जिनके पास सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर जो ग्रो हुए थे उन्होंने जिस इस्चेरिशिया कोलाई को इन्फेक्ट किया उस इस्चेरिशिया कोलाई में कोई रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं पाया गया, लेकिन जो उसका सुपरनेटेंट था मीन जो वायरस का बचा हुआ हिस्सा था उनमें रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को मिला। लेकिन जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में प्रोन बैक्टीरिया थे उन्होंने जब उनका रिसर्च किया कि जो इस्चेरिशिया कोलाई से इन्फेक्ट हुए थे उनमें क्या पाया, उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वो बैक्टीरियल सेल में देखने को मिला, लेकिन रेडियो एक्टिव कोई भी रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट फॉर्म में देखने को नहीं मिली। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विथ वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव। क्या हुआ, जिनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था उस बैक्टीरिया के पास भी रेडियो एक्टिव डीएनए देखने को मिला, लेकिन जिनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था उनके सेल में भी कोई रेडियो एक्टिव डीएनए देखने को नहीं मिला। अंडरस्टूड दैट दिस इंडिकेट्स दैट अ प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। इससे क्या पता चलता है कि जो प्रोटीन होता है वो बैक्टीरिया में इंटर नहीं किया, वायरसेस के थ्रू बैक्टीरिया में इंटर नहीं किया, एंड डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरसेस टू बैक्टीरिया। और इससे ये प्रूफ हुआ कि सिर्फ डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ, और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया था। ये तो बात हो गई, ठीक है। हमने इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता लगा लिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, लेकिन हमने शुरुआत में एक बात और डिस्कस की थी कि डीएनए एंड आरएनए बहुत आर द जेनेटिक मटेरियल्स। तो फिर आखिर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मीन्स जो बेसिक प्रॉपर्टीज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि डीएनए या आरएनए में से कौन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जेनेटिक मटेरियल है फॉर फ्रॉम गोइंग डिस्कशन। अभी तक जो डिस्कशंस हुए मीन्स जो अभी तक हमारे पास डाउट था कि प्रोटीन या डीएनए कौन जेनेटिक मटेरियल है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि हर्षी चेज एक्सपेरिमेंट बना कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हमने देखा था कि कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है कि नहीं, और इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल क्या दिया, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया या क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया। तो फिर आखिर हम किसे प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल किसे माने, हम सबसे सुटेबल जेनेटिक मटेरियल किसे माने, हम डीएनए को माने या आरएनए को माने। अब बात हमारी इस पे आके फंस गई कि हम किसको प्रीडोमिनेंस किसको सबसे सुटेबल जेनेटिक मटेरियल माने। इसके लिए क्या हुआ, ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कुछ क्राइटेरियाज बना दिए कि अगर इन क्राइटेरियाज पे अगर वो मॉलिक्यूल कंप्लीट प्रोसेस को शो कर रहा है, मीन्स वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है, किसी मॉलिक्यूल में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है। उनके बेसिस पे उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया। कौन कौन से, पहला था इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मीन्स वो रेप्लिकेशन करके अपने आप को खुद से जनरेट कर सकता हो। अगर ऐसा मॉलिक्यूल कर सकता है तो वो जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा पॉइंट क्या था, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, मीन्स उसका केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर से, वो केमिकल से या स्ट्रक्चर से जो उसका नेचर होगा वो दोनों से स्टेबल फॉर्म होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं, स्टेबिलिटी उसमें देखने को मिलनी चाहिए। थर्ड क्या था, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन डेट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। उसके पास कुछ स्लो चेंजेस होने चाहिए, जैसे म्यूटेशन प्रोसेस वो करना चाहिए जिससे जो इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड द फोर्थ वन इज द इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, और तो और वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स पे खरा उतरना चाहिए, मीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करने के काबिल हो मेंडेलियन कैरेक्टर्स पे। अगर वो 4 चीज़ें, चारों क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहा है, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, तो इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम किसी उस मॉलिक्यूल को मान सकते हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन if one examines that each requirement one by one because rule of base pairing and complementary, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplications. The other molecules in the living system such as protein fail to fulfill first criteria itself. अगर हम पहली क्राइटेरिया की बात करें तो जो डीएनए और आरएनए है, जो न्यूक्लिक एसिड है, इनके पास डुप्लीकेशन की मीन्स रेप्लिकेशन की प्रोसेस तो है,
लेकिन प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता, प्रोटीन के पास रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्षमता नहीं है। तो ये तो पहले क्राइटेरिया से ही प्रोटीन डिसमिस हो गया। अब सिर्फ बचे हमारे पास कितने, सिर्फ दो, आरएनए और डीएनए। फिर क्या है, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। फिर क्या है, जो दूसरा हमारा क्राइटेरिया मीन्स स्टेबिलिटी का, कि जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, वो अलग अलग लाइफ साइकिल में बदल नहीं जाना चाहिए, कई एज तक वो स्टेबिलिटी इसमें शो होनी चाहिए, मीन्स कई जनरेशन्स तक वो उसी तरह हमें देखने को मिलना चाहिए। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल was very evident in Griffith transforming principle। और स्टेबिलिटी तो हम डीएनए और या आरएनए का हम देख ही चुके हैं। डीएनए का किसमें देखे हमने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में देखा कि कैसे जब उन्होंने हीट किल्ड मीन्स हीट से उसको किल्ड कर दिया एस बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, लेकिन फिर उससे उसको वापस उसमें से हमें जेनेटिक मटेरियल मिल गया था। तो इससे शो होता है कि हाँ जो डीएनए है हमारा वो बहुत ही स्टेबल है। This is now can easily be explained in the light of DNA that two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided। क्या पता चला, इससे हमें ये पता चलता है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, भले हम उसे हीट करके डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन उन्हें हम वापस से मिल सकता है जब वो उसमें सूटेबल कंडीशन एप्रोप्रिएट कंडीशंस आते हैं, तो वो फिर से हमें देखने को मिल सकते हैं। फर्दर 2OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable। लेकिन वही बात करें आरएनए का जो 2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके न्यूक्लियोटाइड पे, वो क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है। और इससे क्या होता है, इससे जो आरएनए होता है वो लैबाइल होता है और ईजिली डिग्रेडेबल। लैबाइल मीन्स ईजिली रिएक्ट करके डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। डिग्रेडेबल मीन्स ईजिली, आसानी से हम उसे खत्म कर सकते हैं। आरएनए इज ऑल्सो नोन एज टू बी कैटालिटिक, और इसीलिए आरएनए को हम कैटालिटिक वे में भी जानते हैं कि आरएनए क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। हेंस रिएक्टिव, इसलिए आरएनए को हम रिएक्टिव मानते हैं। Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA। और इससे हमें क्या पता चलता है, जो डीएनए है वो स्ट्रक्चर में बहुत ही, मतलब डीएनए क्या होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही स्टेबल होता है अगर हम आरएनए से कंपेयर करें तो। Therefore, among the two nucleotides, DNA is better genetic material। तो हम इन सभी बेसिस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, इन सभी बेसिस पे कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो सुटेबल जेनेटिक मटेरियल है इन कंपेरिजन टू आरएनए। आरएनए की अपेक्षा डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है। In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to DNA। और तो क्या बता रहा है कि जो डीएनए में यूरेसिल थायमिन पाया जाता है यूरेसिल की जगह, आरएनए में क्या होता है यूरेसिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है। डीएनए में जो थायमिन पाया जाता है यूरेसिल की जगह, ये भी एक और एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है उससे। मीन्स क्या करता है, और भी डीएनए को और भी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रखता है। Both DNA and RNA are able to mutate। दोनों ही डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या म्यूटेशन प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेटेड फास्टर। और तो और क्या, आरएनए क्या है, अनस्टेबल है, तो ये और तेजी से और फास्टर रेट से म्यूटेशन की प्रोसेस करता है। Viruses having RNA genome and having short life span mutate and evolve faster। और इसीलिए जो वायरसेस होते हैं उनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, बहुत ही तेज़ी से इवॉल्व म्यूटेट करके, म्यूटेशन प्रोसेस को करके अपनी संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ाते हैं, बहुत ही तेज़ी से इवॉल्व होते हैं एट ए फास्टर रेट। RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express the character। आरएनए क्या करता है, वो आसानी से डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है, लेकिन हमने सेंट्रल डोग्मा थ्योरी से देखा कि डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकता। डीएनए प्रोटीन की सिंथेसिस पे किस पे डिपेंड करता है, आरएनए पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड। द प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। और इसीलिए जो प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म है वो किससे बनती है, वो आरएनए की तरफ ही देखने को मिलती है, आरएनए से ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो जो above discussion indicate that both RNA and DNA can function as a genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information।
लेकिन ये सारे डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन डीएनए मोर स्टेबल है, इसीलिए उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन आसानी से स्टोर की जा सकती है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मीन्स उसे सेंड करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए क्या है, आरएनए बेटर है। ठीक है, ये तो डिस्कस हो गया किसके बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, आफ्टर टॉकिंग अबाउट दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यू टॉपिक दैट इज द आरएनए वर्ड। हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लिया कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसे है, डीएनए में पैकिंग के बारे में भी जान लिया। तो अब थोड़ी बातें हम आरएनए के बारे में जान लें। ठीक है, कि आरएनए होता क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, कौन कौन से फंक्शंस आरएनए परफॉर्म करते हैं। फ्रॉम foreign discussion, foregoing discussion, an immediate question becomes evident, which is first genetic material। अच्छा, इतनी सारे डिस्कशंस हुए, क्या आपके माइंड में एक भी बार नहीं आया कि आखिर आरएनए और डीएनए में से कौन सा ऐसा है जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बना। सो फॉर योर स्टडी आई विल टेल यू दैट आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो है वो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, लेकिन भले ही देयर इज नो enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA। और आज के समय में हमारे पास इसका काफ़ी ज़्यादा प्रूफ है, मीन्स हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, हमारे पास सबूत है कि हम बता सकते हैं कि जो एसेंशियल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो गया, ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, स्प्लिसिंग या सेपरेशन का प्रोसेस हो गया, ये किसके द्वारा हो सकता है, ये आरएनए द्वारा हम इजीली कर सकते हैं। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज ए कैटलिस्ट। और तो और आरएनए क्या करता है, वो एक जेनेटिक मटेरियल के भी इसलिए इस्तेमाल होता है, माना जाता है, और तो और कैटालिटिक बिहेवियर भी देखने को मिलता है। क्या होता है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम्स दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम। और क्या एग्जांपल बता रहा है कि लिविंग सिस्टम में कुछ ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ आरएनए द्वारा ही कैटलाइज किए जा सकते हैं, कोई भी प्रोटीन उस बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। बट आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। लेकिन आरएनए कैटलिस्ट है, इसीलिए क्या है, ये रिएक्टिव मोड को शो करता है, रिएक्शन बहुत जल्दी फास्टर रेट पे करता है, इसीलिए अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इसीलिए देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए व्हिच इज केमिकली मॉडिफाइड दैट मेक इट मोर स्टेबल। इसीलिए क्या माना जाता है कि डीएनए कहाँ से मिला है, हमें आरएनए से मिला है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए आरएनए में, और डीएनए में बदल गया और मोर स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू आरएनए। DNA being double stranded have complementary stranded further resist changes by evolving a process of repair। और DNA क्या होता है, जहाँ RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, वहीं DNA क्या होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, और अगर उसमें कोई डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स फर्दर रेजिस्ट चेंजेस, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो वो प्रोसेस ऑफ रिपेयर करके वो अपने आप को फिर से इवॉल्व कर सकता है। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग अबाउट द आरएनए एंड डीएनए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस आरएनए और डीएनए में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू मस्ट केयर अबाउट इट। आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को। इन रेप्लिकेशन, जब while proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick has immediately proposed a scheme for replication of DNA। जब वॉटसन और क्रिक जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का खोज रहे थे, उसी समय उन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या बताया, इट हैज़ नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggest a possible copying mechanism for genetic material। वॉटसन और क्रिक ने क्या कहा कि हमारे ऑब्जर्वेशन से बचा नहीं है कि कैसे जब हम उस स्पेसिफिक पेयरिंग कर रहे थे डीएनए में, तो हमें उसी टाइम कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करने की मैकेनिज्म भी उन्होंने पता लगा ली। और क्या कहा, द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड।
उनके अकॉर्डिंग क्या था, जब ये दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, वो कुछ टाइम बाद सेपरेट होके, अलग होके, और फिर नया सिंथेसिस, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस करने लगते हैं। अंडरस्टूड। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस जब खत्म होता है, उसके बाद क्या करते हैं, ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेटिक स्ट्रैंड। एक के पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेटिक स्ट्रैंड मिलता है। और इसी मेथड को, दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और उसी मेथड को उन दोनों ने, वाटसन और क्रिक ने क्या बताया, सेमी कंजर्वेटिव मेथड बताया, डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मेथड बताया। अब हम रेप्लिकेशन प्रोसेस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया गया कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है डीएनए में, वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। देयर इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द प्रूफ ऑफ दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, उसके लिए उसने किसने दिया, मैकफिल्सन और डिशॉल ने दिया अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा। कैसे किया उन्होंने, जो कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले एक इश्चेरिशिया कोलाई को लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद और हायर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और ह्यूमन सेल्स में एक्सपेरिमेंट किया। मैथ्यू मैकफिल्सन और फ्रैंकलिन स्टार, इन्हीं दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था। कब किया था? 1958 में। पहले इश्चेरिशिया कोलाई पे किया, फिर प्लांट पे किया, फिर और फर्दर एनिमल्स पे किया, अपने एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए। उन्होंने क्या किया, दे ग्रीव इश्चेरिशिया कोलाई ने मीडियम कंटेनिंग 15 NH4Cl, 15 nitrogen is heavy isotope of nitrogen and is the only nitrogen source for many generation। उन्होंने पहले एक बैक्टीरिया को किसमें ग्रो किया, इश्चेरिशिया कोलाई को किसमें ग्रो किया, 15N कंपाउंड में। 15N नाइट्रोजन को, जो 15 आइसोटोप होता है, वो बहुत ही कॉमन आइसोटोप होता है, जो हर एक जनरेशन में नाइट्रोजन का सोर्स के रूप में पाया जाता है। इससे क्या रिजल्ट निकला, द रिजल्ट वाज दैट 15N वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसिस डीएनए। इससे जो नया सिंथेसिस डीएनए हुआ, मींस जो डीएनए नया मिला, उसमें से 15N डीएनए ही उस इश्चेरिशिया कोलाई में देखने को मिले। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन ए CH-Cl डेंसिटी ग्रेडियंट। और फिर ये जो हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा इस डीएनए को हैवी और लाइट से अलग किया गया। किसमें सेंट्रीफ्यूग किया गया, इन्हें सेंट्रीफ्यूग किया गया CH-Cl इंग्रेडिएंट में, मींस सीजियम क्लोराइड में किया गया। किसके बेसिस पे, डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे। लिखा है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, मींस जो 15N है, वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और हम उसको डेंसिटी के बेसिस पे आसानी से 14N आइसोटोप से अलग कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, देन दे ट्रांसफर द सेल्स इनटू ए मीडियम विद नॉर्मल 14NH4Cl एंड टुक सैंपल्स एट वेरियस डिफिनिट टाइम इंटरवल एज द सेल्स मल्टीप्लाइड। फिर उन्होंने क्या किया, जो सेल्स मिली थी उनको फिर नॉर्मल मीडियम जो सॉल्यूशन था 14N, मतलब नाइट्रोजन का 14 आइसोटोप वाला है, NH4Cl में उन्होंने उसे ग्रो करने दिया एंड टुक सैंपल्स, और फिर उसमें से हर डिफिनिट टाइम इंटरवल के बाद सेल के सैंपल्स लेते रहे। और क्या देखा, एंड एक्सट्रैक्टेड द डीएनए दैट रिमेन्ड डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। और फिर देखा कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स फॉर्म में ही उन्हें देखने को मिला। द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड इनटू आइडेंटिटी ऑन CH-Cl ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द डीएनए। और फिर ढेर सारे सैंपल्स लेके उन्होंने क्या किया, उसी CH-Cl ग्रेडियंट में उसे अलग अलग किया, इंडिपेंडेंटली उसमें अलग अलग किया, मीन्स CH-Cl ग्रेडियंट जो था उसमें उन्होंने सेपरेट किया उसको, और फिर हर एक डीएनए की डेंसिटी को मापा कि हर एक डीएनए की डेंसिटी क्या होती है। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, thus the DNA was extracted from the culture of one generation after transfer from 15N to 14N medium, that is after 20 minutes। 20 मिनट का टाइम यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, ये 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है। और जब 20 मिनट के बाद जो फर्स्ट जनरेशन हमें देखने को मिली, उसमें क्या देखने को मिला, इसमें फर्स्ट जनरेशन इसमें ग्रो किया गया था, 14N मीडियम में ट्रांसफर करके ग्रो किया गया था। और क्या देखने को मिला, डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन। उसमें क्या था कि 15N डीएनए भी था और 14N डीएनए, दोनों डीएनए, एक स्ट्रैंड उसमें 14N का था तो दूसरा स्ट्रैंड 15N का फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिला। लेकिन वहीं आफ्टर 40 मिनट्स
मीन्स अगर 40 मिनट की बात करें जो सेकेंड जनरेशन हुई, द सेकेंड जनरेशन वॉज कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड ऑफ लाइट डीएनए। फिर जो फोर्थ जनरेशन आई उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए देखने को मिले, 14 नाइट्रोजन वाले आइसोटोप के भी डीएनए देखने को मिले और 15 आइसोटोप वाले डीएनए भी देखने को मिले। फिर ये इससे क्या पता चलता है, इससे मीन्स अगर हमें फर्स्ट जनरेशन इसमें देखें तो इसमें सिर्फ हैवी आइसोटोप डीएनए का देखने को मिला, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें कौन सा, उसमें हमें हाइब्रिड देखने को मिला। मीन्स 14 एंड 15 दोनों तरह के नाइट्रोजन के कंपाउंड डीएनए में थे, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन हमें देखने को मिली उसमें हमें लाइट स्टैंड और हाइब्रिड स्टैंड दोनों देखने को मिला। मीन्स 14 एंड के डीएनए भी देखने को मिले और 14 एंड 15 एंड के भी डीएनए हमें देखने को उसमें सेकेंड जनरेशन में मिले। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थीमिडीन to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vicia faba beans by Taylor and colleagues in 1958। और इसी तरह का सेम एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिव थीमिडीन को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सिंथेसिस मीन्स रेडियो एक्टिव थीमिडीन जो होता है वो क्या न्यूली सिंथेसिस डीएनए में मदद करता है, क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन में मदद करता है, उसको देखने के लिए उन्होंने जो टेलर और उनके कलीग्स मीन्स जो टेलर एक साइंटिस्ट का नेम है, उनके कलीग्स 1958 में किस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, विशिया फैबा, जो फैबा बीन्स होते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया चेक करने के लिए क्या कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्हीं का देखा कि जो थीमिडीन होता है रेडियो एक्टिव थीमिडीन का उन्होंने इस्तेमाल किया और उससे पता लगाने की कोशिश की कि जो न्यूली सिंथेसिस डीएनए होता है क्रोमोसोम में वो क्या थीमिडीन की मदद से होता है कि नहीं होता है। द एक्सपेरिमेंट प्रूव that a DNA in chromosome also replicates semi conservatively। और इस एक्सपेरिमेंट द्वारा ये प्रूफ हो गया कि जो डीएनए में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो रेप्लिकेट करते हैं वो किस मेथड से करते हैं, वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेशन प्रोसेस को शो करते हैं। सो व्हाट वी स्टडी टुडे, आज हमने जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिया, किसके मदद से, मेशेंसल स्टॉल के मदद से, सॉरी मेशेंसल स्टॉल ने किसकी मदद से, हमने हर्सी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। फिर हमने कॉम्बिनेशन देखा कि डीएनए और आरएनए में कौन सा बेटर जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए, क्योंकि वो मोर स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद हमने आरएनए के बारे में पढ़ा, क्योंकि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, वो आरएनए था, फिर आरएनए से ही मॉडिफाई होकर आरएनए मॉडिफिकेशन हुए तो डीएनए बना। और अलॉन्ग विद दैट हमने रेप्लिकेशन प्रोसेस का पढ़ा कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है वो डीएनए में वो कैसे होती है, वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती है, और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया। एस्चेरिचिया कोलाई पे उन्होंने क्या किया था, 14 एंड जो हैवी आइसोटोप है NH4 नाइट्रोजन का एंड उसका NH4Cl का सॉल्यूशन लेके उसमें उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई को ग्रो किया और फिर उसके सेल को आइडेंटिफाई किया तो उसमें हैवी मिला, फिर फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड मिला और फिर सेकेंड जनरेशन में लाइट और हाइब्रिड दोनों चेन मिले। और इसके मेथड से उन्होंने प्रूफ किया कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसमें जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।